शांतिपुर हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर रहा था, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा विशाल बरगद का पेड़ गांव वालों के लिए एक खौफनाक राज था। इस पेड़ को शापित पेड़ कहा जाता था। कहते हैं सालों पहले एक आदिवासी लड़की को इसी पेड़ से लटकाकर मार दिया गया था। तब से हर पूर्णिमा की रात को पेड़ के नीचे अजीब सी हरकतें होती हैं। चीखें सुनाई देती हैं, हवा में ठंडी सनसनाहट दौड़ती और कभी कभी पेड़ की टहनियों पर सफेद साया लहराता दिखाई देता है। गांव का एक युवक राहुल पढ़ने लिखने में तेज था। वो इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक रात अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब के नशे में राहुल ने शर्त लगा ली कि वो पूरी रात शापित पेड़ के नीचे गुजारेगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, पर राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। पूर्णिमा की भयानक रात, पेड़ के नीचे अकेला बैठा राहुल शराब के नशे से धीरे धीरे बेहोश होने लगा। तभी उसे किसी के करीब आने का एहसास हुआ। राहुल आंख खोलने की कोशिश कर रहा था, पर नशा हावी था। उसने धीमी ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तू कौन है? डर के मारे राहुल का पूरा बदन ठंडा पड़ गया। कुछ पल बाद वो फुसफुसाहट फिर गूंजी। तू मेरी जगह क्यों लेना चाहता है? अब राहुल को यकीन हो गया कि ये कोई भूत है। वो जोर से चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटकी हुई थी। फिर अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और राहुल ने महसूस किया जैसे किसी का हाथ उसे जमीन से उठा रहा है। वो चीखना चाहता था, पर कुछ भी बोल नहीं पाया। वह पेड़ की ऊंची टहनी की तरफ खींचा जा रहा था। तभी उसे अपनी मां की दी हुई चांदी की तस्वीर याद आई। जेब से तस्वीर निकालते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। हवा शांत हो गई, फुसफुसाहट भी बंद हो गई। राहुल घबराए हुए हालत में वहां से भाग गया। अगले दिन गांव वालों को राहुल बेहोश हालत में पेड़ के नीचे मिला। अस्पताल में होश आने के बाद राहुल ने पूरी रात की भयानक घटना बताई। गांव वालों को भी उसकी बातों पर यकीन हो गया। कुछ दिनों बाद राहुल गांव छोड़कर शहर चला गया, लेकिन उस रात की घटना उसे आज भी बहुत सताती है। पूर्णिमा की रात को कभी कभी उसे सपने में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। तू मेरी जगह क्यों लेना चाहता है? बरगद का पेड़ आज भी शांतिपुर के बीचों बीच खड़ा है, अपनी काली छाया गांव पर फैलाए हुए। गांव वाले आज भी पूर्णिमा की रात को उस रास्ते से जाने से डरते हैं। कहते हैं पेड़ के नीचे कभी कभी सफेद साया लहराता हुआ दिखाई देता है। शायद वो आदिवासी लड़की जिसे इंसाफ आज तक नहीं मिला। सालों बीत गए, शांतिपुर गांव अब भी शापित पेड़ की छाया तले दबा रहा। राहुल शहर में जिंदगी बसा चुका था, मगर हर पूर्णिमा को उसे पेड़ के नीचे बिताई हुई भयानक रात हमेशा याद आती थी। एक रात सपने में फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तू मेरी जगह क्यों लेना चाहता है? इस बार फुसफुसाहट के साथ एक चेहरा भी दिखाई दिया, मिट्टी से सना हुआ, गुस्से से भरा हुआ। अगले कुछ दिनों में राहुल की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों को भी कोई बीमारी समझ नहीं आ रही थी। राहुल को रात में बुरे सपने आने शुरू हो गए। सपने में पेड़, फुसफुसाहट और वो गुस्से से भरा चेहरा बार बार सामने आने लगा। एक रात जब राहुल सो रहा था, तभी अचानक चीख पड़ा। जब उसकी पत्नी ने देखा तो राहुल तड़प रहा था, गले से अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही राहुल की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक राहुल को दिल का दौरा पड़ा था। शांतिपुर गांव में राहुल की मौत की खबर फैलते ही गांव वालों को समझ आ गया कि यह शापित पेड़ का ही खेल है। राहुल की मां गांव पहुंची। बेटे की अर्थी के सामने खड़े होकर उन्होंने गांव वालों को बताया कि राहुल की जेब से उसकी दी हुई चांदी की तस्वीर गायब है। वही तस्वीर जिसने उस रात शापित पेड़ से राहुल को बचाया था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि शायद भूत ने वह तस्वीर छीन ली है। गांव में एक तांत्रिक रहता था। राहुल की मां ने उससे मदद मांगी। तब तांत्रिक ने बताया कि आदिवासी लड़की की आत्मा को शांति चाहिए। गांव वालों ने मिलकर पेड़ के नीचे लड़की की आत्मा के लिए शांति पाठ करवाया। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात आई। इस बार गांव में सन्नाटा नहीं था। हर घर के आंगन में दीप जल रहे थे। पूरी रात मंत्र उच्चारण का जाप होता रहा।
सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि शापित पेड़ की पत्तियां हरी हो गई हैं। पेड़ के नीचे से अब वो ठंडी सनसनाहट नहीं आ रही थी। कहते हैं उस रात गांव के कुछ बुजुर्गों को सपने में वो आदिवासी लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़े पहने, चेहरे पर शांति लिए। उसने कहा, मुझे शांति मिल गई है। अब वो पेड़ सिर्फ एक बरगद का पेड़ है, गांव की खूबसूरती का हिस्सा है। हालांकि शांतिपुर गांव में शांति लौट आई थी, राहुल की मौत का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं था। उसकी पत्नी सीमा को यकीन नहीं हो रहा था कि दिल का दौरा ही मौत का कारण बना। राहुल पूरी तरह स्वस्थ था, उसे किसी भी तरह की बीमारी का आभास तक नहीं था, और राहुल की जेब से गायब हुई चांदी की तस्वीर भी उसे बेचैन करती थी। कुछ दिनों बाद राहुल सीमा के सपने में आया। वो पहले जैसा हंसमुख नहीं था, बल्कि उदास और परेशान दिख रहा था। उसने सीमा से कहा, सीमा, मुझे वापस लाओ। वो मेरी चांदी की तस्वीर लेकर पेड़ के नीचे ले जा रही है। सीमा चौंक कर उठी। उसे लगा जैसे राहुल सचमुच कमरे में मौजूद है। उसने उसी तांत्रिक से संपर्क किया जिसने शांतिपुर में शांति पाठ करवाया था। तांत्रिक ने सीमा को बताया कि राहुल की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। शायद आदिवासी लड़की की आत्मा के साथ उसका भी कोई रिश्ता जुड़ गया है। तांत्रिक ने एक जटिल अनुष्ठान बताया जिसे शमशान के पास करना था। सीमा हिम्मत जुटाकर रात को शमशान पहुंची। अनुष्ठान के दौरान अजीब सी हवा चलने लगी, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक सीमा को राहुल का खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। वो पेड़ की ऊंची टहनी पर लटका हुआ था, उसकी आंखें खून से लाल थीं। सीमा चीखने लगी। तभी तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। धीरे धीरे राहुल का चेहरा फीका पड़ता गया और उसकी जगह वो आदिवासी लड़की दिखाई दी। लड़की ने सीमा की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। अचानक रोशनी लौट आई। अनुष्ठान पूरा हो चुका था। तांत्रिक ने बताया कि शायद पूर्णिमा की रात पेड़ के नीचे शराब पीते समय राहुल ने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी थी जिससे आदिवासी लड़की की आत्मा को गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा ही राहुल को पेड़ के नीचे खींच ले गया और उसकी आत्मा को अपने साथ बांध लिया। कुछ दिनों बाद सीमा शांतिपुर लौटी। वो शापित पेड़ के नीचे गई। पेड़ हरा भरा था, उसमें कोई बुराई नहीं दिख रही थी। सीमा ने राहुल से बात की, मुझे माफ करना राहुल, मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकी, लेकिन तुम शांति से रहो। तभी एक पत्ती पेड़ से टूटकर सीमा के पैरों पर गिरी। पत्ते पर मिट्टी से बना हुआ एक चेहरा उभरा हुआ था। वो चेहरा राहुल जैसा लग रहा था। सीमा जानती थी कि ये शायद राहुल की विदाई थी। वो मुस्कुराई, आंखों में आंसू ली। राहुल भले ही वापस नहीं आया, मगर अब वो शांत था और गांव में शांति थी। यही काफी था। सालों बाद शांतिपुर गांव में एक नया स्कूल खोला गया। स्कूल के पीछे ही वो विशाल बरगद का पेड़ था जिसे अब कोई शापित नहीं मानता था। गांव के बच्चे पेड़ के नीचे खेलते कूदते उसकी विशाल टहनियों पर झूला झूलते थे। एक दिन स्कूल की एक छात्रा आरती पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। वो पेड़ की जड़ों को छू रही थी, उसकी बनावट को गौर से देख रही थी। अचानक उसे जमीन के नीचे से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने कान लगाकर ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। आरती को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। उन्होंने मिलकर जमीन खोदना शुरू किया। थोड़ी खुदाई के बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक जंग खा चुका था, पर ताला लगा हुआ था। बच्चों ने स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया। प्रिंसिपल ने ताला तोड़कर संदूक खोला। संदूक के अंदर एक हड्डियों का टुकड़ा और एक पुरानी डायरी थी। हड्डियों के टुकड़े को देखते ही प्रिंसिपल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानता था ये हड्डियां उसी आदिवासी लड़की की है जिसकी हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया था। डायरी पढ़ने के बाद गांव का एक भयानक राज सामने आया। डायरी उस वक्त के जमींदार की बेटी की थी। डायरी में लिखा था कि कैसे जमींदार के बेटे ने आदिवासी लड़की के साथ खिलवाड़ किया और फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए पेड़ से लटका दिया। जमींदार के बेटे ने ही वो लोहे का संदूक दफनाया था जिसमें सबूत के तौर पर लड़की की हड्डी का टुकड़ा और डायरी
जिसमें अपनी गलती का बयान लिखा हुआ था। सच्चाई सामने आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने जमींदार के वंशजों को ढूंढ निकाला और जमींदार के वंशजों ने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी। आदिवासी लड़की के लिए गांव में स्मारक बनाया गया। शांतिपुर गांव के अतीत का यह काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। हालांकि आरती को कभी कभी पेड़ के नीचे बैठने पर हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। शायद वो आदिवासी लड़की की आत्मा थी जो अब शांत होकर गांव की रक्षा कर रही थी, और शायद पेड़ की हरी पत्तियां उसी लड़की की हंसी की गूंज थीं। सालों बीत गए। शांतिपुर गांव तरक्की की राह पर चल पड़ा था। स्कूल अब कॉलेज बन चुका था और बरगद का पेड़ कॉलेज परिसर की शान बना हुआ था। आरती अब कॉलेज की प्रोफेसर बन चुकी थी। पेड़ के नीचे की खुदाई वाली बात गांव के लोगों के बीच एक कहानी बनकर रह गई थी। एक शाम प्रोफेसर आरती पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उन्हें फिर वही जमीन के नीचे से आने वाली खड़खड़ाहट सुनाई दी। इस बार आवाज ज्यादा तेज और बेचैनी भरी सी लग रही थी। आरती चौंक कर उठी और पेड़ के तने को गौर से देखने लगी। अचानक पेड़ की एक मोटी टहनी पर मिट्टी से बना हुआ एक चेहरा उभरा। चेहरा एक बूढ़े आदिवासी व्यक्ति का था। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। ये चेहरा उन्हें जाना पहचाना लगा। वह दौड़कर लाइब्रेरी गई और पुराने गांव के रिकॉर्ड्स ढूंढने लगी। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें वो मिल गया, वो स्केच जो सालों पहले उस आदिवासी लड़की के पिता का बनाया गया था, जिसकी हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया था। स्केच में बूढ़े आदिवासी का चेहरा हूबहू वही था जो पेड़ की टहनी पर उभरा था। उस रात आरती को सपने में वो बूढ़ा आदिवासी दिखाई दिया। उसने बताया कि उसकी बेटी को तो शांति मिल गई है, मगर वो खुद बेचैन है। उसने बताया कि जमींदार के बेटे ने न सिर्फ उसकी बेटी को मारा, बल्कि उसके खेतों को भी हड़प कर लिया था। वो चाहता है कि उस जमीन को वापस पा लिया जाए। सुबह होते ही आरती ने प्रिंसिपल और कुछ गांव के बुजुर्गों को बुलाकर उन्हें अपना सपना सुनाया। उसने उन्हें वो स्केच और डायरी भी दिखाई। गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में एक और गलती कर दी है। जमींदार के वंशजों को ढूंढा गया। जमींदार के पोते को गांव बुलाया गया और सारी कहानी बताई गई। वह बुजुर्ग आदमी था और उसे अपने पूर्वजों के किए गए पापों का कोई लेना देना नहीं था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वो जमीन गांव को वापस करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद उस जमीन पर एक स्कूल बनाया गया, आदिवासी बच्चों के लिए। उस स्कूल के उद्घाटन के दिन प्रोफेसर आरती ने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, आप शांत से रहिए, अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी रात पेड़ की टहनी से वो बूढ़े आदिवासी का चेहरा गायब हो गया। आरती को पता था अब शांतिपुर गांव के आसपास सचमुच शांति छा गई है। बरगद का पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं था, बल्कि माफी का और न्याय का प्रतीक बन चुका था।